भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। और इस मौके पर कई गणमान्य अतिथिगण भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ यहाँ उपस्थित हैं। बस स्टैंड के अलावा जो है पशुपालन विभाग के आवासीय भवन और लोक निर्माण विभाग के आवासीय भवन और पेयजल योजना जटियाना का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिमोट दबाकर जो है जो शिलान्यास पट्टिकाएं हैं और उद्घाटन की पट्टिकाएं हैं उनका अनावरण किया। बहुत बड़ी एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज लेकर यहाँ आए हैं। लगभग जो 10 विकासात्मक परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास एवं उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से संपन्न हुआ। जी इंदौरा के विधायक मनेंद्र राजन जी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया जी, ग्रामीण बैंक के रामचंद्र पठानिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती जी, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन अजय शर्मा जी, नरेश शर्मा जी जो पूर्व में अध्यक्ष है, हमारे पूर्व मंत्री ठाकुर रामलाल जी, हमारे राजीव पुष्पिंदर वर्मा जी, हमारे नरेश ठाकुर जी पूर्व में अध्यक्ष रहे एनएसयूआई के प्रेसिडेंट, सभी साथियों, आप जानते हैं कि आज 3 जगह पर कार्यक्रम है और 3 जगह जहां कार्यक्रम है मेरे को अभी वहां 12:30 बजे देरा में जाना है। हमीरपुर में काफी अरसे से एक बड़े बस स्टैंड की मांग चल रही थी और मैंने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला तो मैंने पूछा कि हमीरपुर जिले की कौन कौन सी समस्याएं हैं। एक विस्तृत योजना उस समय जो के विधायक थे उन सब के साथ मिलकर मैंने बनाई। आर्थिक तंगी थी और आर्थिक तंगी के बावजूद भी हमने हमीरपुर जिले में पैसे की कमी नहीं आने दी। चाहे विधायक हमारे सुजानपुर के थे, चाहे बड़सर के थे, चाहे मेवा के थे, चाहे हमीरपुर के थे, योजनाएं बनी और मैंने कहा कि इस जिला को दूसरे बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहां से कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना है। और सब जगह मैं गया और जो हमारे स्रोत थे उस आधार पर मैंने बजट का प्रावधान किया। 15 साल पहले जिस बस स्टैंड की नींव पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने रखी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई लेकिन उनके सपने को कोई पूरा नहीं कर सका। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जब मैं हमीरपुर में आया तो मैंने कहा कि यहाँ जो भी है पहले उसका टेंडर होना चाहिए और टेंडर के बाद मैं शिलान्यास करने आऊंगा। और आज 55 करोड़ रुपए का ये टेंडर हो चुका है और ये बस स्टैंड 1.5 साल में बनकर तैयार होगा। हमीरपुर क्षेत्र में कितनी भी सड़कें हैं उनको कैसे डबल लेन किया जाए, योजना को आकार दिया गया और उस आधार पर मैंने उनको कार्य शुरू किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सुजानपुर में टोनी देवी का कॉलेज था, सुजानपुर में सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन करने की बात थी और हमीरपुर की जनता की जो आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने का दायित्व मेरे कंधों पर था और वहां के स्थानीय विधायकों पर भी था। मैं उनके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन 27 तारीख को जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, राज्यसभा की वोटिंग थी, रात को हम सारे विधायक इकट्ठे होकर खाना खाया, सुबह का ब्रेकफास्ट किया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमीरपुर जिले के 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। मैं ये सोच भी नहीं सकता था,
मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के चुनाव पर रोक दिया और मत करने के बाद 6 विधायकों ने हमारी क्रॉस वोटिंग, सारे विधायक चुरा लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि 28 तारीख को जिस दिन हमारा बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, वो बजट आप लोगों का बजट था, गरीब आदमी का बजट था, आम आदमी का बजट था, कर्मचारी वर्ग का बजट था, पुलिस कर्मचारी वर्ग का बजट था, वो पास होने नहीं देना चाहते थे। क्योंकि वो बजट दूसरा मेरा आत्मनिर्भर हिमाचल का बजट था, जहां सभी का सम्मान किया जाना था। मुझे पता लगा टीवी में चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैं परेशान हो गया। मैं अंदर बैठा हुआ बजट की अभी तैयारी कर रहा था, अधिकारी मेरे साथ बैठे थे कि टीवी में एकदम फ्लैश चलने लगा। 1 घंटे तक मैं बजट को ठीक कर रहा था। उस बजट में मैंने कहा जो हमारी विधवा बहनें हैं, 1,15,000 के करीब हमारी विधवा बहनें हैं, उन विधवा बहनों के बच्चों की सारी पढ़ाई का खर्च 27 साल की उम्र तक सरकार उठाएगी। ये मैं उसमें स्वीकृति प्रदान करने वाला था। यही नहीं, जिस तरह अनाथ बच्चों की सारी पढ़ाई का खर्च हमारी सरकार ने पिछले बजट में किया था, इस प्रकार हमने अभी इस बजट में हमने विधवा बहनों के लिए खर्च किया। मनरेगा में हमारी बहनें जो मजदूरी करती है, और पुरुष मजदूरी करते हैं, उनको भी हमने 60 रुपए बढ़ाकर ऐतिहासिक फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी उस बजट से बुखलाई हुई थी, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे सभी विधायकों का, जो इस विपदा के समय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए और सबने एकजुटता से कांग्रेस पार्टी का जो बजट प्रस्तुत किया उसको पास किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूं, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा रहने चाहिए। जब जनता ने 5 साल चुनकर उनको भेजा होता है, 5 साल के अंदर उनको अपना परिणाम दिखाने का मौका पूरा मिलना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से राजनीतिक सत्ता हथियाने की कोशिश करें, दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 5 साल आपकी सेवा करेंगे, हमको सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार गारंटियों की बात करते थे। मैंने आर्थिक स्थिति का जायजा लिया। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन 14 महीने में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाई, उसके कारण हमारा राजस्व बढ़ा। 14 महीने तक हम नीतियां बदलते रहे, कानून बदलते रहे। माइनिंग माफिया के खिलाफ हमने एक आंदोलन छेड़ा। मैं जानता हूं कुछ माइनिंग माफिया हमारे खिलाफ हो गए, धन का प्रयोग करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। हम आम आदमी से उठकर राजनीति करते हैं, सत्ता का मोह हमें नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार इस प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने के लिए हम कटिबद्ध है। इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो किसी से छिपी नहीं है, 75,000 करोड़ रुपए का हम पर कर चढ़ा हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज थी। उसके बाद हमने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आए हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद जो हमारे में पर आर्थिक प्रतिबंध लगे, उन आर्थिक प्रतिबंधों से भी जूझकर हम उबर रहे हैं। 1780 करोड़ रुपए भारत सरकार ने हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम देने के कारण काट दिए गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने कहा हम अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। यही नहीं, हमीरपुर जिला में कई विकासात्मक योजनाओं को हम लेकर आए, लेकिन हमीरपुर के 2 विधायक उसमें हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे थे।
मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसानों तक पहुंचना चाहती है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। जब आपदा आई, आपदा में 16,000 घर नष्ट हो गए, 4,000 घर पूर्णतः नष्ट हो गए। जिसका पक्का मकान था, एक रात पहले उस मकान में वो सोया हुआ अपने परिवार के साथ था। आपदा ने कुछ ही चंद मिनटों और घंटों में उसके घर को तबाह कर दिया। तबाही का ऐसा मंजर जुलाई अगस्त में था, मैं पूरे प्रदेश में घूमा कि जब तबाही देखता था मैं तो मन भर आता था। अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद जब मैंने नियम कानून देखे तो कहा जिसके घर 50 लाख का भी बना है, 20 लाख का भी बना है, उसे सिर्फ 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। मैंने नियम बदल दिए, मैंने कानून बदल दिया। मैंने कहा पाई पाई जोड़कर एक घर बनता है, अगर उस घर को हम 1.5 लाख देंगे वो जिंदगी भर कभी भी पक्के मकान में नहीं रह सकेगा। हमने नियम बदल कर उन्हें 7 लाख रुपए देने का प्रावधान किया। फिर कुछ लोगों के कच्चे घर थे, कहा कच्चे घर को नहीं मिल सकता। मैंने क्या कहा कि ये जो परिवार है क्या यह जिंदगी भर कच्चे घर में रहेगा? उसके लिए भी नियम बदल दिया। जिसके कच्चा घर 2 लाख रुपए का था, मैंने उसको भी बदलकर 7 लाख रुपए कर दिया। इसलिए 16,000 परिवारों को हमने बसाने का काम किया। क्योंकि अभी मुझे काफी भाषण और जगह भी देना है। पहली बार पटवारी हमारी जनता के पीछे घूमते आए। आपको तकसीम करने में कई साल लग जाते थे, आपका इंतकाल करने में कई साल लग जाते थे। हमने मीटिंग की और पहली बार 1 लाख इंतकाल 3 महीने के भीतर कर दिए गए हैं और 7,000 से आज अधिक तकसीम के केस कर दिए गए हैं। ये सोच कहां से पैदा हुई? ये योजनाएं कहां से आई? ये योजनाएं हमारे अपने परिवार से आई। हम किसान के बेटे हैं, कर्मचारी के बेटे हैं। मैं देखता हूं मेरी माता सवेरे खेत में जाती है, घूमती है, बार बार हमें भी कहती है कि अब ये जमीनें हैं, इनको आपने संभालना है। पर मैं कई बार देखता था, विधायक था तो कई लोग आते थे कि हमारी तकसीम करवा दो, हमारे इंतकाल करवा दो। हमने कहा तकसीम और इंतकाल जो होंगे उसके लिए हमने कानून भी बदला, नियम भी बदले। आज आम आदमी का जनजीवन हम सुखी बनाने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेची गई। जो युवा को नौकरी मिलनी चाहिए थी उसके साथ अन्याय किया गया। मेरे समय जब मुझे यह पता लगा, हमने जाल बिछाया और पता लगा कि 5-5 लाख 4-4 लाख में नौकरियां बेची गई। मेरे जिले से था। मैंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करेंगे और मैंने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। भारतीय जनता पार्टी के समय आपने देखा होगा इस सबऑर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड से नौकरियां बेची जा रही थी और वो आंखें बंद करके बैठे हुए थे। पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ और पुलिस भर्ती में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, लेकिन हमने उस प्रकार का रोजगार देने से भ्रष्टाचार में लिप्त सम्मिलित अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। आज सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले सबऑर्डिनेशन राज्य चयन आयोग ने हमारा काम करना शुरू कर दिया है। अब वहां भर्तियां शुरू हो गई हैं। इनके समय कोई रिजल्ट नहीं निकले। हमने 1 वर्ष में
20,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। 10,000 IPH में पैरा फीटर्स, इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू, मल्टीपर्पज वर्कर के इंटरव्यू हो रहे हैं। 2061 फॉरेस्ट में, 1261 पुलिस की भर्ती में, 844 पटवारी में, और कितने रोजगार के अवसर। 6,500 बैच वाइज भर्तियों का नियुक्ति पत्र इस अप्रैल में शुरू होने जा रहा है और उनके टेस्ट भी शुरू होने जा रहे हैं। तो ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को जिस प्रकार से गिराने का प्रयास कर रही थी, वो नकाब उनका आज आपके सामने है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो 30 साल संघर्ष करता रहा। 20 वर्ष पहले MLA बन गया। मुझे वीरभद्र सिंह जी ने भी पोर्टफोलियो देने की पेशकश की थी, मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि मैं राजनीति में सेवा भाव से आगे आया हूं। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, ये कुर्सी कोई मेरी नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई मेरी नहीं है। इस मुख्यमंत्री की कुर्सी के हर 5 साल बाद आपको परीक्षा देनी पड़ती है। ये आम लोगों की कुर्सी है। मेरे 14 महीने के फैसलों का आकलन कर लीजिए, मेरे 14 महीने के कार्यकाल का आकलन कर लीजिए। उसमें आम जनता की समस्याओं का समाधान निकालने की योजनाओं की नीति नजर आएगी आपको। क्यों? क्योंकि हम आम परिवार से उठकर राजनीति करने आए हैं। आम परिवार का दर्द जानते हैं, किसान का दर्द जानते हैं। इसलिए आज मैं आपसे ये कहने आया हूं, जो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, जो खरीद में अपने आप को बेच देते हैं, आने वाले लोकसभा में आपके पास एक मौका है। आप उस मौका में, जनता अगर हमारे साथ खड़ी होगी तो इस भ्रष्ट राजनीति को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप खड़े होंगे? क्या आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? दोनों हाथ जरा खड़े करके। मैं वादा करता हूं आपको, धन के बल से कुछ लोगों को तो खरीदा जा सकता है, लेकिन हमारी नैतिकता को कोई नहीं खरीद सकता। हम आम लोगों से उठकर आए हैं, आपकी सेवा के लिए आए हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम 5 साल अपनी सरकार चलाएंगे। आज वो पिछले 7 दिन से जेल में की तरह बंद बैठे हैं। पंचकुला से आगे नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो हमसे अनुरोध करते हैं तो हम उनको वहां से भी लेकर आएंगे। हम उनको कहना चाहते हैं कि आप दबाव में मत रहिए, खुले मन से सोचिए। राजनीति में पद की लालसा इतनी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। पद तो आते जाते रहते हैं, और जो व्यक्ति इंसानियत को जिंदा रखता है, ईमानदारी को जिंदा रखता है, नैतिकता को जिंदा रखता है, वो इतिहास बनाते हैं, वो इतिहास में लिखे जाते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं हमीरपुर की जनता को ये बस स्टैंड की जो मांग थी वो 1.5 साल में पूरी करने की आपको वचनबद्धता देता हूं। और महिलाओं को एक और मैं खुशखबरी देना चाहता हूं। 18 साल से ऊपर की जितनी हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कल हमारी कैबिनेट होने जा रही है, उसमें हम बजट का भी प्रावधान करेंगे और 1 अप्रैल 2024 से 18 साल की सभी बेटियों को, महिलाओं को हम पेंशन की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि से सम्मानित करने जा रहे हैं। ये हमारी गारंटी थी जिसको हमने पूरा किया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।